बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स को ही कहते हैं। बेसिकली कांटेक्ट फोर्स वो है जो कांटेक्ट से आता है। और कांटेक्ट से कौन कौन से फोर्स आते हैं? एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसी को रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शन पूछा नहीं जाता, दिया नहीं जाता, तो फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है, राइट? तो इस सवाल में ना तो फ्रिक्शन दिया है ना पूछा है, तो आप कंसिडर करेंगे कि फ्रिक्शन है ही नहीं। एक पार्टिकल को टॉप से रिलीज किया है और जब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछा गया है। पार्टिकल का चार्ज है -q और मास है m। एक मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर दे रखा है जो इनटू द प्लेन है और उसकी स्ट्रेंथ है b। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं कल के लेक्चर में भी आपसे कह रहा था कि ये थोड़ा सा मैं कंपटीशन लेवल कवर कर रहा हूँ, किस तरीके के सवाल कंपटीशन में आते हैं। तो वो कुछ अजीब सवाल नहीं होते, बस उसमें एक से ज्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिले हुए होते हैं और बच्चा एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक साथ लगाना नहीं जानता एक्चुअली। हर चैप्टर के अलग अलग सवाल तो वो सॉल्व कर सकता है। इसी तरीके का ये एक सवाल है जिसको मैं कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं कहूंगा। हाँ, ये है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हैं। तो बेसिकली सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस तरह से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो आप मानते हैं कि ये डिस्टेंस r sin थीटा होगी। ये डिस्टेंस r sin थीटा होगी, मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, इसलिए तो cos 90 माइनस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये r sin थीटा। तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से कितना नीचे आया है r sin थीटा, इस टाइम इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? लेट्स से v, लेट्स से v। तो आप ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस हुआ mgh, mgh, पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी में उतना गेन हुआ। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, स्पीड अगर v हो गई तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूं। √2gr sin थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ v का रिलेशन आ गया। ये हमारा फर्स्ट लीड है एक तरह से। v इज इक्वल टू √2gr sin थीटा। वापस चलते हैं डायग्राम पर। -q, m चार्ज पार्टिकल है, -q, m नेगेटिव चार्ज है। बच्चों, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग मानते हो। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अलोंग मानते हो और नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट मानते हो, है ना? पॉजिटिव चार्ज के अलोंग और नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट मानते हो करंट की डायरेक्शन। तो यहां इस जगह मैं कोई कलर दूसरा यूज कर लेता हूं। इस जगह यहां पर अगर हम देखें तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर रख दीजिए, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर रख दीजिए और मिडिल फिंगर वेलोसिटी के अलोंग नहीं, अगेंस्ट रख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चल रहा है। तो इस तरह से आ गया होगा मैग्नेटिक फोर्स। बताइए आया या नहीं आया कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर रख दी और मिडिल फिंगर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल रख दी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी। तो थंब ऐसे आ गया होगा।
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो डायरेक्शन आई है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आई है, ये वाली इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से फोर्स होंगे, तो जो सरफेस है वो अपने परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। और किसी भी सर्कुलर कर्वेचर पर जब आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करती हो, मतलब रेडियस के अलोंग होना चाहिए। इसलिए इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन इस स्फेयर ने इस पार्टिकल पे लगाया होगा। और ग्रेविटी, जी हाँ, वो अपना रोल जरूर प्ले करेगी। इस तरह से ग्रेविटी mg लगाएगी। क्या इसके अलावा आपको कोई और फोर्स नजर आता है? एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। तो mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा mg cos 90 माइनस थीटा। mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। और mg का जो ये कंपोनेंट आएगा mg sin 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स mg cos थीटा। ओके, तो सबसे पहले मैंने एनर्जी अप्रोच कॉन्सेप्ट लगाया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं था। सेकेंडली मैंने मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया, दो कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट, इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन या सर्कुलर मोशन? बताना। जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर? जी हाँ, सर्कुलर। तो तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर कहीं सर्कुलर मोशन है तो होना ही चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो अगर आपको नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए तो किस फोर्स को बड़ा होना होगा? एन को। किससे? इन दोनों से। इन दोनों से। इस लाइन पर अगर आप देखें, इस लाइन पर जो लाइन सेंटर को पार्टिकल से कनेक्ट कर रही है, ये लाइन जो सेंटर और पार्टिकल को कनेक्ट कर रही है, इस लाइन की बात कर रहा हूं। इस लाइन पे टूवर्ड सेंटर जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन, और अवे फ्रॉम सेंटर जो है वो है mg sin थीटा और मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन आपको नेट फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, इसलिए आप क्या कहेंगे? n माइनस mg sin थीटा माइनस मैग्नेटिक फोर्स, ये है नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर। और जो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर है वो ही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। n माइनस mg sin थीटा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, q v b sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स q v b sin थीटा। देखिए q v b sin थीटा में जो थीटा होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। वेलोसिटी प्लेन में बनी हुई है, आपके रजिस्टर पे बनी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, राइट? इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 1 से v स्क्वायर की वैल्यू है 2gr sin थीटा। ये r हो गया कैंसिल। n माइनस mg sin थीटा माइनस qvb is equal to 2mg sin theta, n is equal to 3mg sin theta plus qvb. Normal reaction between the hemispherical surface and particle. समझ में आया हो तो जरा
रिप्लाई तो कर दो। रिप्लाई कर दो भाई, आ गया समझ? हर्षित क्यूवी भी नहीं लिखा था तूने, क्यूवी भी तेरा मिसिंग था हर्षित। कैफ ने लिखा है सर 100 बार और, 100 बार और बता दो। कैफ 100 बार और बताऊं? 100 टाइम्स? कैफ इसमें मैकेनिक्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज करी है, तो जब तू वीडियो प्ले करेगा तो उसको रोक रोक के अच्छे से प्ले कर लियो, ठीक है? तो तुझे सारी बात समझ में आ जाएगी। इसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ इतनी ही है, क्यू वी बी साइन थीटा। और तो सोनी 200 बार देखियो, उसको रिवाइंड कर करके 200 बार देखियो कैफ। और नेगेटिव था तो उसके लिए करंट कंसीडर कर तो लिया अपोजिट डायरेक्शन में ध्रुव। अगर नेगेटिव नहीं होता तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट क्यों लेता मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, क्यू भी साइन थीटा में माइनस क्यों नहीं लिया, ये क्यों ये कहना चाह रहा है तू? यही बोलेगा, मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, बोल। हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर। फिर यहीं से पता है मुझे तू बिजनौर बैठा है तो क्या हुआ, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तेरे मन की बात जानता हूँ मैं। मेरी बात सुन, सर मैं जब हम कंफ्यूज हो गया। जब हम एक फोर्स लिखते हैं बेटा क्यू वी बी साइन थीटा, है ना? हाँ। तो देख तू मत लगा लेफ्ट हैंड, प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर तू बात करना चाहता है तो तू मत लगा लेफ्ट हैंड वाला रूल, तू सीधा कह क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब अगर तू लेफ्ट हैंड नहीं लगा रहा है तो क्यू की जगह अगर चार्ज नेगेटिव है तो माइनस क्यू लिख ले। ठीक है वी सर। वेक्टर एक्सप्रेशन लिख, वी का वेक्टर एक्सप्रेशन जो कि आई कैप माइनस जे कैप आएगा। ओके सर। समझ गया ना? वो और सिर्फ वी वेक्टर वेक्टर फॉर्म। माइनस के आएगा, तो वो माइनस माइनस सब एडजस्ट होके तुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ही तो देंगे। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्शन वाले फॉर्मूले में यस, और वो मैंने लेफ्ट हैंड से पहले ही निकाल ली। ये मेरे दैट इज मॉड्यूल वाई, में दे रखा था। हाँ दैट इज वाई, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड से पहले ही डायरेक्शन निकाल ली, तो अब हमें फोर्स के फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पुट करना ओके सर। है। ओके रुद्रांश, ये डिस्कशन सुनने के बाद तुझे कोई डाउट बचा है क्या? क्योंकि तूने भी कुछ लिखा है। ओके, चलूं मैं आगे। अच्छा बच्चों, यहां ऐसे सर्कल बना के और उसके अंदर ऐसे क्रॉस बना दिया, क्रॉस, और पास में लिख दिया है आई। दोनों को इस तरह से कनेक्ट करके ये है आपका एक फ्रेम। अमूल्य, कई बार इन आउट हुए हो आज क्लास से, कहाँ जा रहे हो बार बार? आपका बर्थडे तो नहीं है आज? तो ये है करंट की डायरेक्शन जो कि इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड, और ये फ्रेम बना हुआ है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। बच्चों यहां वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है लोकेशन, मतलब डिस्टेंस।
अच्छा, सबसे पहले तुम बस मुझे एक छोटी सी बात ये बता दो, छोटी सी बात, कि ये वाला जो रीजन है, कौन से वाला, जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये जो जगह है इधर, ये जो जगह है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी से बता दो। इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी? ध्रुव, विनायक और आयुष, तुम तो बिल्कुल नालायक हो, बिल्कुल नालायक। और नमन, ये जो तूने लिखा है ना, ये मैं तुझे कहना चाह रहा हूं, मेरे दिल से यही निकला है तेरे लिए जो तूने लिखा है नमन। ध्रुव अब इंसान बनता हुआ, लंगूर से मानव बनता हुआ ध्रुव, ओ माय गॉड, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल भूल गए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं मैं, क्लास अभी बंद कर दूंगा सच में, इंसान बन जाओ सारे। मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं यहां। मैंने सपने संजो रखे हैं कि नया चैप्टर शुरू करना है, हरकतें देख लो इनकी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो मुझे, इस जगह इंसान बन जाओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। हे भगवान, कलयुग। राइट हैंड से, राइट हैंड से अपने अपने मुंह पे एक एक मार लो। उसके बाद राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दो। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दो और फिंगर्स उधर रख दो जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद एक बार सर दीवार में मार लो और फिर पाम को पीछे से हिट करो। हाथ जिधर चले वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, गधो। राइट हैंड का थंब, राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखो, ये रही करंट। राइट हैंड का थंब इनटू द पेपर रखा तुमने, रखा। राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रखा तुमने, अंदर की तरफ रखा तुमने राइट हैंड का थंब, रजिस्टर के अंदर की तरफ। और फिंगर्स इधर की तरफ खोल दी ऐसे, फिंगर्स खोल दी। फिर पाम को पीछे से हिट करोगे तो इधर की तरफ चल दी होगी पाम। बोलो यस और नो। हे भगवान, कैसे दिन आ गए मेरे। इधर ही आया मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो क्या बता रहे हो जब से, कोई प्लस के, कोई माइनस के, कोई आउट, कोई गेट आउट। इधर की तरफ आया है मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम इस करंट से भी देखोगे, इस वाली करंट से, तब भी तुम राइट हैंड का थंब इनटू द पेपर रखोगे, फिंगर्स इधर की तरफ खोल दोगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पाम को पीछे से पुश करोगे तो हाथ ऐसे ही चलेगा। बोलो यस और नो, बोलो जल्दी यस और नो। इसलिए यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अभी तुम इस ग्राफ में कुछ बनाना मत, मैं भी समझा रहा हूं तुम्हें। अच्छा, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों वायर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट, दोनों वायर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट
से इधर, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब, फिंगर्स उधर जिधर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, पुश द पाम फ्रॉम बैक, इधर की तरफ आया होगा क्योंकि सेंटर के लेफ्ट में इसी का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा, है ना? तो ठीक है, इसका या तो इसके फेवर में आए या अपोजिट आए, लेकिन एनी हाउ इसी का फील्ड डोमिनेट करेगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा। इसी तरह से इस जगह ऐसे होगा, बोलो यस और नो। सेंटर के इधर होगा ऐसे, और राइट साइड में इधर, यहां यहां कैसे होगा बताना? इस जगह कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड बताना? जी हाँ, बिल्कुल, इस जगह ऐसे होगा, इस जगह ऐसे। अभी तुम कुछ बनाना मत। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ बनाना चाहते हो तो आप सब ये बात मानते हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ वायर दे रखी है ना, वायर, ऐसे वायर में अंदर की तरफ करंट जा रही है, तो किसी वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तुम ये मानते हो ना? मानो भाई मानो, मानते हो? और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बी और एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो उसकी शेप आएगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बी और एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर बी और एक्स में ग्राफ बनेगा तो वो कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सवाल ये उठता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो बनेगा सर, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कहाँ? तो बच्चों बनेगा कहाँ मतलब, जब आप यहाँ बनाओगे, इधर जो करंट है इसके लेफ्ट साइड में बनाओगे, इधर बनाओगे, तो यहाँ ऊपर बनाओगे या नीचे? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऊपर बनाओगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रही है, और ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, नीचे नहीं है। जैसे अगर अरेंजमेंट के इधर आके मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है क्योंकि बी और एक्स का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर ना बना के नीचे बनाया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। इसी तरह से अगर हम यहां देखें, दोनों वायर के बीच में देखें, तो इधर की तरफ ऊपर है, इधर की तरफ नीचे है, तो यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नीचे होना चाहिए। जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है वहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर बनाया है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है वहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी डाउनवर्ड बनाया है। ये है बी और एक्स का ग्राफ। कितने बच्चे समझ गए जरा हाथ उठा दो। प्रीवियस ईयर है ये ग्राफ बनाना। चलो आगे। ऐसे सवाल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराए होंगे। जल्दी से कह दो यस सर। चलो वन मोर टाइम। ये करंट है, ऐसे डॉट बना हुआ है, ऐसे यहां पर भी डॉट बना हुआ है, और पास में लिखा है आई, और ऐसे बनाया गया है फ्रेम।
Repeat as previous. Repeat as previous. B versus X. कोई बात नहीं विनायक, इससे समझ लेना। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से देखी जाती है। तो अरेंजमेंट के लेफ्ट मोस्ट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आया होगा, यहां ऐसे आया होगा, यहां ऐसे आया होगा, और यहां ऐसे आया होगा। बोलिए यस और नो। विनायक, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की प्रैक्टिस करो थोड़ी। और मैंने जब से ये चैप्टर शुरू किया है, मैंने तब से एक ही बात बोली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर तुम सीख गए तो तब तुम्हें ये चैप्टर आसान लगेगा, नहीं तो ये चैप्टर तुम्हें मुश्किल ही लगेगा। मैं करना थोड़ी है कुछ, वेक्टर एडिशन कर रहे होते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं। वेक्टर है ये बेसिकली, चैप्टर वेक्टर ही तो है ये। बताओ जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। विनायक जल्दी कमेंट कर दे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये समझ में आई या नहीं आई? राइट हैंड से डॉट का मतलब आउटवर्ड, पेपर के बाहर, पास में लिखा है आई। और मैंने कहा था कि ये डॉट और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के कॉपीराइट नहीं होते, ये डॉट और क्रॉस इनटू द पेपर, आउटसाइड द पेपर के लिए यूज किए जाते हैं। बराबर में जो क्वांटिटी लिखी है उसकी डायरेक्शन होती है, बराबर में आई लिखा है तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो राइट हैंड का थंब पेपर के बाहर की तरफ रख दिया, सीलिंग की तरफ रख दिया, तुम्हारे टेबल पे अगर रजिस्टर रखा है तो सीलिंग की तरफ रख दिया, और फिंगर्स जब तुमने इधर की तरफ खोली तो हाथ ऐसे माइनस जे की तरफ चला होगा। आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एक्स किसी वायर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो शेप जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बननी है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ नीचे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यहाँ ऊपर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऊपर की तरफ है, और यहाँ नीचे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नीचे की तरफ है। हाथ उठा दो भाई, ये है आंसर। और अगर आप बिल्कुल सेंटर पे देखोगे, दोनों वायर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे देखोगे, तो क्योंकि इक्वल और अपोजिट आएगा दोनों वायर से, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। ये है बी वर्सेस एक्स। ओके, वन मोर टाइम। रुद्रांश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू रिप्लाई नहीं कर रहा? क्रॉस, ओके ओके रुद्रांश, और ये डॉट, ये करंट है आई। रिपीट एज प्रीवियस।
हाथ उठाओ, ये है सही आंसर। उठाए रखना भाई हाथ, नीचे मत करना। अदिति और ध्रुव, कहाँ गलती हुई? अच्छा तुम्हें एक बात दिख रही है, यहां पर मिलाया नहीं है मैंने, क्योंकि बेसिकली ये वाली वायर जो है ये भी कह रही थी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और ये वाली भी कह रही थी डाउनवर्ड, तो ये दोनों तो ऐड होंगे ना, तो इनका रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ सकता। मिनिमम हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता, इनकी मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं आएगी ऐड करके, इसलिए टच नहीं किया है मैंने। तो अगर किसी ने टच किया है तो वो गलत माना जाएगा आंसर, करेक्शन कर देना। ये रेक्टेंगल हाइपरबोला, ये इधर का इधर का मिल गया है यहाँ पे जाके। कांस्टेंट क्यों होगा नालायक लड़के, वैल्यू लेके देख ले, अलग अलग आएगा। बीच में मार खाएगा ध्रुव तू, सारी हरकतें ऐसी कर रहा है। अभी वो तेरे व्हाट्सएप वाले सवाल लूंगा एक दो जो तूने भेजे थे मुझे, कैसे आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे करके देख ले, अगर कंफ्यूजन है तो करके देख ले। ये क्रॉस है और ये डॉट है, यहाँ पे भी आई ले ले और यहाँ पे भी आई ले ले। ये वाली वैल्यू डी है, तो सबसे पहले d/4 ले ले डिस्टेंस, और d/4 पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देख ले। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स की जगह d/4, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स की जगह 3d/4। ठीक, रख के देख ले कितना आ रहा है। उसके बाद ये वैल्यू d/4 की जगह d/2 लेके देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। सारी हरकतें ऐसी कर रहा है तू। हाँ कुछ गड़बड़ है इसके साथ, ये जब से पबजी बैन हुआ है ना, ये कुछ बहका बहका सा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। एक तो इसको चोट तब पहुंची थी जब टिकटॉक बंद हुआ था, लेकिन किसी तरह से इसने खुद को संभाला। उसके बाद दूसरी चोट लग गई जब पबजी बैन हुआ। लड़का क्या करे, तो मैं समझ पा रहा हूं इसका पेन। चलो रिपीट एज प्रीवियस, बी वर्सेस एक्स। अच्छा, टिकटॉक से अमूल्य को चोट लगी थी, ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। तुम्हें रिप्लाई अमूल्य ही करेगी, मैं क्या रिप्लाई करूं। आ गई धमकी देख। ऐसे, यहां ऐसे, और यहां ऐसे। बोलो बच्चों, सही है या नहीं? ठीक है, परफेक्ट है। आओ मैं अब तुम्हें एक सवाल दिखाता हूं। तो जो मुझे सुबह किसने भेजा है, ध्रुव ने। ये सवाल से आपको पता चलेगा, नहीं रात भेजा है इसने, मैंने सुबह पढ़ा है। इस सवाल से आपको पता चलेगा कि पबजी बैन होने से भारत पे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं। लिखना सवाल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड and a uniform magnetic field. Uniform electric field
and uniform magnetic field are acting along the same direction, are acting along the same direction in a certain region, in a certain region. फुल स्टॉप लगा के, if an electron is projected in the region, if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, such that its velocity is pointed along the direction of field, then the electron first option AIPMT 2011 है ये, will turn towards left, second option will turn towards right, third option speed will decrease, fourth option speed will increase. AIPMT 2011. पढ़ रहा हूँ तुम्हारे रिप्लाई पढ़ रहा हूँ मैं। किसने लिखा है थर्ड ऑप्शन, किसने लिखा है फोर्थ? हर्षित और नमन कह रहे हैं थर्ड, कैफ, अमूल्या, अंशी, पलक, नहीं पलक ने कहा है बी, बाकी लोग डी कह रहे थे, पलक से बी, ध्रुव अब कह रहा है सी, आयुष ने लिखा है था। तो बच्चों सबसे पहली बात, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? सबसे पहली बात, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड का यहां कोई यूज है? तो भैया मैग्नेटिक फोर्स QBB साइन थीटा होता है, थीटा 0 हो या 180 साइन थीटा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड को देखना बंद कर दो, उसका कोई यूज नहीं है सवाल में, क्योंकि वेलोसिटी को लीनियर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ऐसे केस में फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का है। और मैं कितनी बार तुम जैसे नालायकों को दिमाग में रख के, तुम जैसे नालायकों को जिन्होंने डी दिया है ना आंसर, तुमसे बात कर रहा हूं नालायकों, तुम्हारी वजह से ही मैं हर बार पूरी बात बताता हूं, और मैं कभी लेजी नहीं होता, मैं हर बार पूरी बात बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो तुम्हें मन में ये सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया होगा।
मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, ऑलवेज, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नालायक हो। मुझे पता है कि अभी तुम वो निएंडरथल और क्रो मैग्नम वाली कैटेगरी में ही हो, अभी तुम होमो सैपियंस हुए नहीं हो। आई नो दैट। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बना होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि मन में सोच कहां से आया। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, तो इधर होगा हाई पोटेंशियल, इधर होगा लो पोटेंशियल। बोले ऐसे होगा या नहीं होगा, मन में सोच ले। अब बताइए पार्टिकल कौन है, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चलाया गया, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव को नेगेटिव से रिपल्शन मिलेगा और पॉजिटिव से अट्रैक्शन। ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। बोलो, ऐसे लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। बोलो भाई, ओ लंगूरो बोलो। तो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल आया या एंटी पैरेलल? फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल आया या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। और जब फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल आ जाते हैं तो ऐसा फोर्स स्पीड बढ़ाता है या कम करता है? ऐसा फोर्स स्पीड बढ़ाता है या कम करता है? तो फिर गलती क्यों कर रहे हो? एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, बॉल आसमान की तरफ फेंक दो तो वेलोसिटी आसमान की तरफ है, एमजी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी और एमजी में 180 डिग्री का एंगल है, तो स्पीड कम होती जाएगी। और वही बॉल जब नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी और एमजी पैरेलल हो जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। पाथ दोनों ही केस में स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन एक में स्पीड बढ़ेगी और एक में स्पीड कम होगी। दिया था एग्जाम्पल या नहीं दिया? फिर कीप रिवाइजिंग। बिल्कुल शांत दिमाग रखा करो, हर चीज ध्यान से पढ़ा करो। इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो किधर हाई पोटेंशियल किधर लो पोटेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो वेलोसिटी का उससे एंगल क्या है। मल्टी कॉन्सेप्ट है। पेशेंस रखो, दिमाग ठंडा रखो, कंसंट्रेशन अच्छी रखो, तभी अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे। नहीं तो अगर ज्यादा बेकार चीजें रखोगे, कंसंट्रेशन बेकार, रिवीजन बेकार, तो सब कुछ कंक्लूड होके सीट भी मिलेगी। हाँ, इसलिए सब कुछ अच्छा रखो। तो बच्चों इसके आगे, हाँ बिल्कुल, ये पबजी का ही इफेक्ट है। और खास तौर से मैं सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उन लोगों पे है जिन्होंने आंसर डी दिया। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन पे जिन्होंने डी आंसर दिया। चलो आगे की बात सुनो। वैसे आज का मेरा पूरा लेक्चर कंपटीशन वाला ही है। स्कूल स्कूल का मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। मैं साइक्लोट्रॉन पे जा रहा हूँ और ये भी इस बार स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल बता रहा हूँ कि व्हाट इज दैट। मैग्नेटिक मोमेंट रुद्रांश अगले चैप्टर में आता है। तुझे मैंने बात पहले भी बताई थी ना रुद्रांश। तू भी क्रोमैग्नन ही है भी मेरे ख्याल से। तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी आएगा, अगले चैप्टर में। बल्कि अगले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, कुछ किताबें और कुछ ऑथर इसको फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा देते हैं। मैं इसको वहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगा तो उसी से पहले मैग्नेटिक मोमेंट का पूरा डिस्कशन करूंगा। आने ही वाला है वो, अगली क्लास में वही सीधा स्टार्ट हो रहा है। चलो अच्छा, तुम मेरी बात सुनो। बेसिकली अब ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद तुम लोगों ने एक बात कंक्लूड की कि मैग्नेटिक फोर्स कभी स्पीड नहीं बदलता, वो सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। अगर तुम किसी पार्टिकल की स्पीड बदलना चाहते हो तो तुम्हें सहारा लेना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो बच्चों जब हमें चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने होते हैं, जब हमें चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ानी होती है, ये सिर्फ सुनना है तुम्हें जो मैं बोल रहा हूं अब। ये सिर्फ सुनना है। क्यों? क्योंकि साइक्लोट्रॉन इस बार स्कूल सिलेबस का हिस्सा, बोर्ड एग्जाम का हिस्सा नहीं है, सिलेबस से बाहर है। ओके? और बाकी जितनी बातें मैं इसमें यूज करूंगा वो तुम पहले से जानते हो, तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ अब मुझे सुन लो 10 मिनट। तो बच्चों जब हमें चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। तो जितनी देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उतनी ही ज्यादा पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जाएगी सुटेबल कंडीशन में।
तो अब मान लो कि आपने एक छोटे से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो पार्टिकल तो उसको क्रॉस करके जल्दी से निकल जाएगा। जल्दी से निकल गया तो बहुत कम देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा, तो बहुत कम एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे से रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो पार्टिकल उसमें देर तक रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन ना हो, पार्टिकल का पाथ सर्कुलर कर दो, तो वो उस छोटी सी जगह में ही गोल गोल घूमता रहेगा। मेरा कहने का ये मतलब है बच्चों की, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ग्राउंड है, तुम्हें कहा गया बच्चों, तुमने कहा सर हमें बहुत देर तक दौड़ना है, बहुत देर तक दौड़ना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रखी है। हाँ, साथ साथ में तुम्हें यहाँ पे एक बढ़िया बात बताता हूँ। जब भी तुम्हारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हो, जब भी तुम डिप्रेशन में हो, जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेकार है, वेयर द हेल आई एम, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, जब भी ऐसी फीलिंग तुम्हारे मन में आए, नेगेटिविटी, डिमोटिवेशन, बेस्ट तरीका है रनिंग। तुम मेरी ये बात याद कर लेना, तुम्हें लाइफ में किसी दिन, पहले तो गॉड ब्लेस यू, तुम्हें कभी कोई डिप्रेशन ना हो, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो तुम में, लेकिन वी आर ह्यूमन, होता है, होता है। कई बार सिबलिंग्स से झगड़ा हो जाता है, कई बार हमारे मन के गिफ्ट हमें नहीं मिलते, कई बार हम कह रहे हैं शॉपिंग पे ले चलो लेकिन नहीं जा पाते, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हमारे बर्थडे पे ट्रीट नहीं होती, कई बार बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब जब भी कभी ऐसा हो तुम मेरी ये बात याद रखना, बस तुम उस दिन मेरी ये बात याद करके दौड़ने चले जाना। जब तुम्हारा कोई एग्जाम आ रहा हो, तुम प्रेशर में हो, तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, कभी भी तुम दौड़ने चले जाना, और तब तक दौड़ना, तब तक दौड़ना जब तक बिल्कुल ऐसे ना लगने लगे कि बस अब बिल्कुल नहीं, गिर जाऊंगा मैं अब, तब तक दौड़ना। ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं रुकना, दौड़ते रहना। और दौड़ के तब रुकना जब तुम बिल्कुल गिरने ही वाले हो, बिल्कुल पूरी बॉडी पे एकदम स्वेटिंग ही स्वेटिंग, तब रुकना। तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। देखो, प्रॉब्लम सारी साइकोलॉजिकल होती हैं, ट्रस्ट में, सारी सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है। प्रॉब्लम तो हर किसी के सामने होती है, हर किसी को चैलेंज मिलते हैं, हमें उन चैलेंज को ओवरकम करना होता है। कई बार हम खुद को उन चैलेंज से छोटा मान रहे होते हैं, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी का। कई बार हमारे एफर्ट के हिसाब से हमें आउटकम नहीं मिलता होता, उस केस में हमें लगता है कि यार माई लाइफ इज लाइक है। लेकिन वो सब चैलेंज हैं, और देखो चैलेंज को ओवरकम करके ही आप कुछ बहुत बड़ा बनते हो लाइफ में। तो इसलिए इसलिए मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल होती हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है ना। ज्यादातर देखो, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती हैं जिनका सोल्यूशन नहीं होता, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती, जैसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ सीवियर चीजें होती हैं वगैरह, वो सब मैं उनको साइड में रखता हूँ। उन सबको साइड में रख के अगर हम बात करें तो 99.99% प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, आप खुश नहीं हो, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपका कोई पेपर आ रहा है, उसके प्रेशर में हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप किसी ऐसे कोर्स में हो जिसका कोर्स आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों, आप ये फॉर्मूला मेरा अपनाना, जब भी आप कभी इतने अंधेरे में हो, डार्क में अपने आप को मतलब मान रहे हो, आप तब तक रनिंग करना जब तक गिर ना जाओ। आप देखना कि जब आप 5 मिनट बाद सांस लेना शुरू करोगे अच्छे से, जब आपकी वो हार्ट बीट वापस नॉर्मल होगी, है ना, जब आप बिल्कुल बैठ गए दौड़ के, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ हो, और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी जा चुकी होगी, सारी, पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी होगी बॉडी से, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। 100% तुम्हें लगेगा नहीं यार मुझे कोशिश करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं ही बिना मतलब नेगेटिव सोच रहा हूँ, लेट मी ट्राई। और या फिर कोई अल्टरनेट तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा, और तुम अपनी उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाओगे 100%। चलो खैर, मैं वापस अपने टॉपिक पे पहुंचता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे कहते हो सर हमें बहुत देर तक दौड़ना है, लेकिन जो ग्राउंड है वो बड़ा छोटा है। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन पे भागने के लिए कह दूंगा तो तुम निकल जाओगे ग्राउंड से, दूसरी तरफ जाके दीवार से टकरा जाओगे, और ग्राउंड से तेजी से टकरा गए तो सच में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि बच्चों, राउंड राउंड घूमो, गोल गोल घूमो इसमें,
तो ट्रैक पे गोल गोल घूमते रहो, चाहे 24 घंटे दौड़ते रहो, तुम कभी भी खत्म नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी देर तक चार्ज पार्टिकल रहेगा उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो जल्दी से क्रॉस करके निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में गोल गोल घूमे, जिससे वो वहीं घूमता रहेगा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? इसीलिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसमें पार्टिकल जब घूमे तो उसका पाथ तो हो गोल गोल, सर्कुलर, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, जिससे कि उसकी एनर्जी बढ़ती जाए पार्टिकल की। और उस डिवाइस को ही कहा जाता है साइक्लोट्रॉन। बच्चों साइक्लोट्रॉन किस काम आता है? तो साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन किस काम आता है? साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। मैं जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, ज्यादा से ज्यादा वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म, ये सब ड्राइंग व्राइंग आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। सब्जेक्टिव एग्जाम इस बार इसमें सिलेबस से बाहर कर दिया टॉपिक है। तो करते ये हैं बच्चों कि एक होलो कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर डिस्क है। होलो कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर डिस्क है, और ये भी एक होलो कंडक्टिंग सेमी सर्कुलर डिस्क है। इसका नाम है डिस्क 1 और इसका नाम है डिस्क 2। D1 D2, डिस्क 1 डिस्क 2। और बच्चों मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स की हेल्प से यहां एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कर लिया। ऐसे समझिए जैसे सीलिंग पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो और जमीन पे साउथ पोल। तो आपके रजिस्टर के ऊपर नीचे मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स मेंटेन करके एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कर लिया, जिसकी वैल्यू है बी। क्यों किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही तो गोल गोल घुमाएगा, है ना? जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि इसमें पाथ सर्कुलर होता है। और बच्चों क्या किया, D1 और D2 के बीच में एक ऑसिलेटर कनेक्ट कर लिया। देखो एक तो होती है बैटरी जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी, और एक होता है बच्चों एसी डायनेमो, एसी जनरेटर, जिसको ऑसिलेटर भी मैं कह रहा हूं। ये आप पढ़ेंगे आगे, ऑल्टरनेटिंग करंट नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें आप इसको पढ़ेंगे, है ना? अभी आपने पढ़ा नहीं है। एसी जनरेटर ये बैटरी की जगह मैंने यूज किया। इसकी खास बात ये है, जैसे अगर मैं बैटरी लगा देता, अगर मैं इस ऑसिलेटर की जगह, जो ऑसिलेटर मैंने यहाँ पे लगाया, अगर मैं इसकी जगह एक बैटरी लगा देता, तो बैटरी तो हमेशा D1 को पॉजिटिव रखती और D2 को नेगेटिव। हमेशा बैटरी अगर यहाँ पे लगी हुई होती तो D1 हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता और D2 हमेशा लो पोटेंशियल पे होता। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे बैटरी की जगह एक ऑसिलेटर लगाया। उसकी खास बात क्या है, वो पीरियोडिकली पोटेंशियल को बदल देता है। मतलब पहले D1 पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव, एंड आफ्टर अ वाइल वाइस वर्सा, D1 नेगेटिव हो जाएगा, D2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? इसीलिए उससे आने वाली करंट ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन बदलती है। इसका डिटेल डिस्कशन अल्टरनेटिंग करंट में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो अब मान लीजिए कि इस टाइम ऑसिलेटर ने D1 को किया हुआ है पॉजिटिव और D2 को किया हुआ है नेगेटिव। तो आप क्या करते हैं बच्चों, हम एक चार्ज पार्टिकल को शूट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। या एक चार्ज पार्टिकल हमने शूट किया, या आप कह दीजिए रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू कॉमा एम, ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू कॉमा एम है। तो पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एकदम से अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और ऐसे आके इस D2 के अंदर एंटर कर जाएगा। ये D2 क्या है, ये एक होलो कंडक्टिंग
सेमी सर्कुलर डिस्क है, समझे? हाँ, मतलब होलो है तो अंदर जा सकता है चार्ज पार्टिकल यहाँ से अंदर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ने ऐसे, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको एक्सेलरेट किया और ये इस तरह से D2 के अंदर एंटर कर गया। क्योंकि D1 D2 कंडक्टिंग है, और आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। रेफरेंस चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे पढ़ाया था। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चार्ज पार्टिकल चल रहा है रजिस्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये पाथ हो जाएगा इसका सर्कुलर। तो अंदर आते ही ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे चल, और सर्कुलर पाथ पे चल के यहां से जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आगे वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। इसीलिए हमने बैटरी की जगह ऑसिलेटर लगाया है। जितनी देर में ये बाहर निकलेगा, एट द सेम टाइम ये ऑसिलेटर पोलैरिटी को बदल देगा। जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव आ जाएगा, और जिधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जितनी देर में चार्ज पार्टिकल ने अपना आधा चक्कर पूरा किया, उतनी देर में ऑसिलेटर ने पोलैरिटी को इंटरचेंज कर दिया। तो अगेन ये पार्टिकल जब यहां से बाहर निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और अब बाहर सामने इसके नेगेटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, वापस अट्रैक्शन से इसकी स्पीड और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, फिर ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और ऐसे करते करते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल गोल घुमाता रहेगा और बार बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा। आप ये जानते हैं कि सर्कुलर पाथ की रेडियस mv/qb होती है, मतलब रेडियस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलता है उसकी स्पीड बढ़ती है, और अगर स्पीड बढ़ती है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ेगी, इसलिए ये जलेबी जैसी स्ट्रक्चर होगी। इसलिए ऐसे गोल गोल घूमेगा, लेकिन रेडियस बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। यहाँ सरकमफ्रेंस पे, D1 D2 के सरकमफ्रेंस पे बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे। तो रेडियस बड़े होते होते जब ये बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे पहुंच जाता है, तो फिर किसी भी होल से ऐसे बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद आप फिर वेलोसिटी सेलेक्टर रीजन लगा लीजिए। जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए वो वहां से स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल के आगे चले जाएंगे, जाके टारगेट को हिट करेंगे। बताइए, आपको साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया? क्या चीज इसमें बहुत जरूरी है कि जितना टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन का हो, मतलब ये जो गोल गोल घूमने का टाइम पीरियड है और ये जो इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड है, मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली जितनी देर में ये पार्टिकल बाहर निकला तभी ये अपने पोलैरिटी को चेंज कर दे, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो स्पीड बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल की जगह एंटी पैरेलल चल गया तब तो इलेक्ट्रिक फोर्स रिटार्डेशन कर देगा। समझ गए ना? तो क्या है इसमें बहुत जरूरी बात, इस घूमते हुए चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन ही कह देते हैं, और इस डिवाइस का नाम भी साइक्लोट्रॉन है, और इस घूमते हुए पार्टिकल को भी साइक्लोट्रॉन कह देते हैं। इसलिए कई ऑथर लिखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए, तभी ये वर्किंग प्रॉपर हो पाएगी, है ना? तो मैंने कितने सवाल बताए हैं अभी तक? पहला सवाल किस काम आता है, आपने आंसर क्या नोट किया? चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। दूसरी बात, क्या जरूरी है वर्किंग के लिए? वर्किंग के लिए जरूरी है कि साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के बराबर हो। जितनी देर में वो अपना आधा चक्कर लगाए, इसका भी आधा ऑसिलेशन हो जाए, दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी ये वर्किंग प्रॉपर हो पाएगी। आप ये जानते हैं कि रेडियस स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड बढ़ने से रेडियस भी बढ़ेगी, दैट इज वाई ये रेडियस में बढ़ाता गया। आप एक बात और जानते हैं कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज पर बेस्ड है साइक्लोट्रॉन की वर्किंग। टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, पढ़ चुके ना आप ये पहले। तो स्पीड चार्ज पार्टिकल की कितनी भी बढ़ जाए, उसका टाइम पीरियड सेम बना रहेगा, जिससे कि वो ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के साथ हमेशा मैच होता रहेगा।
बोलो बात समझ में आ गई? तो टाइम पीरियड फंक्शन नहीं होता, टाइम पीरियड फंक्शन नहीं होता स्पीड का। बोलो बात समझ में आ गई? ओके। इसके अलावा एक और बात, अब आप इसको आराम से रिपीट कर करके सुन लेना वीडियो को, जितने पॉइंट मैं कह रहा हूं। बच्चों टाइम पीरियड ठीक है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है। इसलिए साइक्लोट्रॉन में हमें सिर्फ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को घुमाना चाहिए, साइक्लोट्रॉन में हमें सिर्फ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को घुमाना चाहिए जिनका मास वेरिएबल ना हो। तो बच्चों मास जो है वो एक रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है, नॉन रिलेटिविस्टिक नहीं है। मास स्पीड के साथ बदलता है। ये वेरिएशन छोटे पार्टिकल्स में ज्यादा दिखता है। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। रेस्ट मास और मूविंग मास का रिलेशन होता है। जब मास रुका हुआ था तो इतना था, जब वो चलने लगा तो वो इतना हो जाता है। स्पीड के साथ साथ मास में चेंज आता है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, हर किसी के साथ होता है। लेकिन जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा ये इफेक्ट, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकेगा। इसके जो इफेक्ट आएंगे वो नेग्लेक्ट नहीं किए जा सकेंगे। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, 10⁻31 kg का मल्टीपल होता है उसका मास। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कर पाते। आप वापस सुन लीजिएगा, इस वीडियो को खूब सुनिएगा, रोक रोक के सुनिएगा, और इस तरीके के हर पॉइंट नोट कर लीजिएगा जितने मैंने बोले हैं, क्योंकि उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा कंपटीशन में भी। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं किया जाता। आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो आप रीजन देंगे कि टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन स्पीड का फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन टाइम पीरियड मास का फंक्शन होता है। मास रिलेटिविस्टिक है, स्पीड के बदलने से बदल जाता है मास। तो अगर छोटे पार्टिकल्स होंगे तो ये जो मास के अंदर चेंज आ रहा होगा उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ये काफी प्रोमिनेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ये मास काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड भी फ्लक्चुएट करेगा, और वो ऑसिलेटर के टाइम पीरियड के साथ मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को इसके हेल्प से नहीं कर पाते हैं एक्सेलरेट। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन को तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स इससे एक्सेलरेट नहीं होते हैं। सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट करने का ये तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स पर ही लगता है और वही स्पीड बढ़ाने वाला है। तो कोई न्यूट्रल पार्टिकल ना हो, है ना। बाकी कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल ना हो। विनायक, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल अलाउड नहीं है, पार्टिकल न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो बिल्कुल आराम से, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो, बस वो इलेक्ट्रॉन या उससे छोटे मास का पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है कि अगर आप प्रोटॉन वगैरह को भी घुमा रहे हैं, अगर आप अल्फा पार्टिकल को भी घुमा रहे हैं, तो उनमें घुमाने से भी ठीक है कि स्पीड के साथ मास चेंज होगा, लेकिन वो मास में जो चेंज आएगा बहुत छोटा चेंज होगा, और उस छोटे चेंज को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। प्लस वो जितना चेंज आ रहा है उतना स्लोली स्लोली हम अपने ऑसिलेटर के टाइम पीरियड को भी चेंज करके हमेशा मैच कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास में इतना जल्दी से चेंज आएगा, इतना रैपिड चेंज आएगा कि आप उसके हिसाब से ऑसिलेटर के टाइम पीरियड को चेंज कर ही नहीं पाएंगे, और वो दोनों टाइम पीरियड मैच हो ही नहीं पाएंगे। बच्चों अगली क्लास में, मतलब कल, मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।